सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो पिछले के वीडियोस में हम लोग अप टू इंटरफेस डेटाबेस के इंटरफेस तक हम लोग कवर किए थे। और जो पार्ट वन है और ये चैप्टर फर्स्ट का पार्ट टू है। ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोग डी बी एम एस लैब से भी रिलेटेड कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे कि डी बी एम एस लैब से पहले हमको कुछ सेटअप करने हैं अपने लैपटॉप में। ठीक है। जिसमें से अभी हम लोग को जो करेंटली हमारा चल रहा है ओरेकल। ठीक है। जिसमें हम लोग एसक्यूएल लैंग्वेज से हम लोग अपनी क्वेरी लिखेंगे और उससे हमारा जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा या जो भी प्रोजेक्ट हम बनाना चाहते हैं उसी से फॉर्मेशन होगा हमारा। तो हम लोग पिछले पार्ट वन में हम लोग लैंग्वेजेस भी सीख देखे थे, डी डी एल वगैरह, वी डी एल वगैरह। तो उसी से हम लोग का प्रोजेक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है। तो उसी के रिलेटेड हम लोग पहले जो ओरेकल 21C है, एक्सप्रेस एडिशन, उसको हम लोग अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हम लोग माई एस क्यू एल प्लस एक ऐप है, उसको खोल कर उसमें हम लोग अपने कमांड्स लिखेंगे। ठीक है। उसके कुछ पासवर्ड्स रहते हैं और उसका यूज़र नेम सिस्टम रहता है। ठीक है। पासवर्ड आप लोग खुद चूज़ करेंगे और फिर से जैसे ही पासवर्ड आप एंटर करेंगे वैसे ही आपका ओरेकल रन होने लगेगा। ठीक है। जो 21C एक्सप्रेस एडिशन है वो पेड नहीं है, वो फ्री है। ठीक है। तो आप लोग बेझिझक उसको लैपटॉप में इंस्टॉल करके आप अपने डी बी एम एस लैब का काम करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम लोग ओवरऑल डेटाबेस स्ट्रक्चर समझने वाले हैं। ठीक है। और भी आज के पार्ट टू में हम लोग चैप्टर वन पूरा कवर कर लेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग चैप्टर टू स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बात करते हैं डी बी एम एस का आर्किटेक्चर यानी ओवरऑल डेटाबेस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम लोग पहले डायग्राम में जाते हैं। तो आर्किटेक्चर की बात करें तो डायग्राम की बात ही करेंगे हम लोग। ठीक है। तो ये डायग्राम को आप लोग पहले ध्यान से देखेंगे। ठीक है। इस डायग्राम को ओवरऑल आर्किटेक्चर, इस आर्किटेक्चर को हम तीन लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला जो हमारे यूज़र्स हैं। ठीक है। दूसरा क्वेरी प्रोसेसर्स। ठीक है। और तीसरा जो है हमारा स्टोरेज मैनेजर। ठीक है। पहला हमारा था यूज़र्स और इंटरफेसेस लेयर। ठीक है। तो पहला हमारा क्या, नेव यूज़र्स। ये यूज़र डायरेक्टली डेटाबेस के ऑपरेशन को नहीं समझते हैं। जो हमारे नेव यूज़र्स होते हैं जिसमें टेलर्स, एजेंट और वेब यूज़र्स होते हैं, वो हमारे डेटाबेस के ऑपरेशन को नहीं समझते हैं। ये लोग मोस्टली एटीएम जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम या वेब एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। जैसे एक बैंक टेलर जो एक एटीएम में ट्रांजैक्शन करता है, उसको सिर्फ बटन प्रेस करना होता है। डेटाबेस के इंटरनल काम के बारे में कोई पता नहीं होता उसको। ठीक है। तो ये हमारे नेव यूज़र्स होते हैं। ठीक है। अब हमारे जो एप्लीकेशन इंटरफेसेस हैं, नेव यूज़र के साथ जो इंटरफेस यूज़ होता है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होती हैं जो डेटा रिट्रीव या मैनिपुलेट करने के लिए एसक्यूएल क्वेरीज इंटरनली फायर करती है। ठीक है। अब ये जो हमारे एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स हैं, ठीक है, जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स आप देख रहे हैं, ठीक है, ये लॉग एप्लीकेशन लिखते हैं जो डेटाबेस से इंटरैक्ट करती है। एप्लीकेशन एंड यूज़र को लिए इंटरफेस प्रोवाइड करती है। अब आप देखें कंपाइलर एंड लिंकर जो कि हमारे इससे अटैच है। ये हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड से अटैच है, कंपाइलर एंड लिंकर। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को कंपाइलर और लिंकर थ्रू एग्जीक्यूटिबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ताकि डीबीएमएस के साथ काम करे। अब हमारे आते हैं सोफिस्टिकेटेड यूज़र। जो देख रहे हैं आप, ये जो सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स हैं हमारे एनालिस्ट जिनको हम लोग कहते हैं, ये लोग थोड़ा एडवांस लेवल पे काम करते हैं। ठीक है। ये लोग जो होते हैं थोड़ा एडवांस लेवल पे काम करते हैं। जैसे डेटा एनालिस्ट जो क्वेरी टूल्स का यूज़ करके डायरेक्टली एसक्यूएल क्वेरीज लिखते हैं और डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करते हैं। अब फिर आते हैं हमारे डीबीए, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर। हम लोग ऊपर डीबीएस को बहुत डिटेल में समझे हैं। अगर आप एक बार और देखना चाहते हैं तो पार्ट वन वीडियो में डीबीएस के बारे में और जानकारी हासिल करें। ठीक है। तो ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स का यूज़ करके पूरे डेटाबेस को मैनेज करते हैं। डीबीए का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इनको डेटाबेस की सिक्योरिटी, बैकअप और परफॉर्मेंस को इंश्योर करना होता है, जो हमारे डीबीएस होते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेरी प्रोसेसर्स लेयर पे। ठीक है। जो हमारे जो क्वेरी प्रोसेसर लेयर्स हैं उनको समझते हैं। तो यहाँ जो डीएमएल कंपाइलर, ठीक है, जो डीएमएल कंपाइलर एंड ऑर्गेनाइजर देख रहे हैं आप, जब एक क्वेरी लिखती है, जैसे आप क्वेरी हम लोग ऊपर लिखे हुए थे एग्जाम्पल में, जो डी टी एल वगैरह में लिखे थे, डी टी एल, डी एम एल, मतलब डी वी एल, ये हम लोग चीज़ें सारी ऊपर देखे हुए हैं। तो उसमें से एक क्वेरी लिखी है, जैसे बात कर लें, सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज लेस देन 80। ये क्वेरी जो होती है एक हाई लेवल लैंग्वेज में होती है और जो हमारा डी एम एल कंपाइलर होता है इस क्वेरी को लो लेवल इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करता है।
जो डेटाबेस इंजन समझ सके। ठीक है, अब हमारा जो DDL है, ठीक है, DDL की बात करें, जो DDL इंटरप्रेटर है, तो DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, ऊपर पार्ट 1 में हम लोग इसको और अच्छे से समझे हुए हैं। अगर आपको और डिटेल में समझना है तो पार्ट 1 की वीडियोस आप जरूर देखेंगे। ठीक है, तो क्वेरीज को हैंडल करता है, जैसे क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल और भी बहुत सारे। ये क्वेरीज डायरेक्टली स्कीम और स्ट्रक्चर को चेंज करती है। जो DDL इंटरप्रेटर होता है वो इंश्योर करता है कि टेबल्स, इंडेक्सेस, व्यूज एक्सेट्रा सही तरीके से क्रिएट या मॉडिफाई हो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेरी इवेल्युएशन इंजन पे। ठीक है, यहाँ जो क्वेरी इवेल्युएशन इंजन है, ये क्या करता है, ये कंपोनेंट क्वेरी को ऑप्टिमाइज करता है ताकि एफिशिएंटली रन हो सके। क्वेरी इवेल्युएशन में स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, जैसे पार्सिंग, ऑप्टिमाइजेशन और फिर इसके बाद एग्जीक्यूशन। अब हम लोग बात करते हैं स्टोरेज मैनेजर की। ठीक है, ये हमारे सब स्टोरेज मैनेजर हैं। ठीक है, ये सब स्टोरेज मैनेजर हमारे, बफर मैनेजर, फाइल मैनेजर, ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रेटर मैनेजर और ट्रांजैक्शन मैनेजर। ठीक है, तो जब क्वेरी एग्जीक्यूट होती है तो उसको डेटा की ज़रूरत होती है। ठीक है, यानी बफर मैनेजर इंश्योर करता है कि जो डेटा फ्रिक्वेंटली एक्सेस हो रहा है वो रैम में स्टोर हो, यानी बफर, ताकि डिस्क एक्सेस का टाइम कम हो। इससे सिस्टम फास्ट और एफिशिएंट बनता है हमारे बफर मैनेजर से। और फिर फाइल मैनेजर क्या करता है, फाइल मैनेजर डेटा को डिस्क में फाइल्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, फाइल मैनेजर जो होता है वो डेटा को डिस्क में फाइल्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करता है। इसका काम होता है डेटा को सही तरीके से स्टोर करना, रिट्रीव करना और अपडेट करना। अब हम देखेंगे ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रेटर मैनेजर। ठीक है, इंटीग्रिटी मैनेजर, ये DBMS का सिक्योरिटी मॉड्यूल है जो ये चेक करता है कि किस यूज़र को क्या परमिशन है, जैसे रीड, राइट, डिलीट। और इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, ये क्या है, कोई इन्फोर्स करता है, जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की एक्सेट्रा, ताकि डेटा कंसिस्टेंट रहे। ठीक है, अब हमारा ट्रांजेक्शन मैनेजर क्या करता है, ट्रांजेक्शन मैनेजर इंश्योर करता है कि मल्टीपल यूजर्स एक ही वक्त पर काम करें तो डेटा करप्ट ना हो। इसमें ACID प्रॉपर्टीज मेंटेन की जाती है। एटॉमिसिटी, हर ट्रांजेक्शन या तो पूरी होती है या फेल होती है। और फिर कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी क्या करता है, डेटा हमेशा वैलिड स्टेट में रहेगा। और आइसोलेशन, यानी मल्टीपल ट्रांजेक्शन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। और ड्यूरेबिलिटी, वंस कमिटेड डेटा सेफ रहेगा और चाहे सिस्टम फेल ही क्यों ना हो जाए। तो हमारे ट्रांजेक्शन मैनेजर में कुछ की पॉइंट्स हैं। पहला क्या, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हमारे इंडेक्स मैनेजर। ठीक है, अब हमारे जो इंडेक्स मैनेजर हैं वो क्या करते हैं, तो इंडेक्स मैनेजर इंडिसेस को मैनेज करते हैं। जो देख रहे हैं आप, इंडिसेस को मैनेज करते हैं। ठीक है, इंडिसेस एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर होता है जो डेटा को जल्दी रिट्रीव करने में मदद करता है। बी ट्रीज या हैश टेबल जैसे स्ट्रक्चर को यूज़ करके सर्च स्पीड अप की जाती है। अब जो हमारे रिकवरी मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं, अगर सिस्टम फेल होता है या क्रैश करता है तो रिकवरी मैनेजर इंश्योर करता है कि सिस्टम डेटा लॉस के बिना वापस रिकवर हो सके। बैकअप और लॉग बेस्ड रिकवरी को मैनेज करता है। और जो हमारा डिस्क स्टोरेज है, अब डिस्क स्टोरेज को देखते हैं। ठीक है, डिस्क स्टोरेज क्या कर रहा है, यहाँ पर जो डेटा है, ठीक है, डेटा जो है, असली डेटा जो यूजर्स के क्वेरीज का जवाब देता है, यहाँ स्टोर होता है। ठीक है, और इंडिसेस क्या कर रहा है, इंडिसेस का यूज़ करके डेटा को एफिशिएंटली सर्च किया जाता है। और डेटा डिक्शनरी जो आप देख रहे हैं, तो इसमें डेटाबेस स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, जैसे टेबल्स, कॉलम्स, डेटा टाइप्स और भी कई सारी चीज़ें। और स्टैटिस्टिकल डेटा क्या करता है, एक क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए स्टैटिस्टिकल डेटा को स्टोर किया जाता है जो क्वेरी एग्जीक्यूशन में हेल्प करता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो ये अगर हम लोग पूरा देख चुके हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो मान लो एक बैंक टेलर ATM मशीन में ₹500 विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, ₹500 विड्रॉ कर रहा है। जब उसने ट्रांजैक्शन किया, ये रिक्वेस्ट पहले एप्लीकेशन इंटरफेस, ठीक है, उसने ट्रांजैक्शन किया, ये पहले एप्लीकेशन इंटरफेसेस पे जाएगा। ठीक है, कि थ्रू DBMS तक पहुंची। फिर DBMS ने इस रिक्वेस्ट को DML कंपाइलर तक गया। ठीक है, DML कंपाइलर और क्वेरी प्रोसेसर। ठीक है, क्वेरी प्रोसेसर में भेजना। ठीक है, ताकि क्वेरी ट्रांसलेट और एग्जीक्यूट हो सके। ट्रांजैक्शन मैनेजर इंश्योर करता है कि जो ट्रांजैक्शन मैनेजर भाई साहब है हमारे, सब कुछ घूम फिर के जब यहाँ गया, फिर ट्रांजैक्शन मैनेजर के पास गया, तो ट्रांजैक्शन मैनेजर इंश्योर करता है कि ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो और सिस्टम क्रैश होने पर भी डेटा लॉस्ट ना हो। तो ट्रांजैक्शन मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है,
तो अगर पूरी समरी की बात करें तो डीबीएमएस का आर्किटेक्चर मल्टीपल लेयर्स और कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है, जिसमें यूज़र, क्वेरी प्रोसेसर और स्टोरेज मैनेजर इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं। हर कंपोनेंट का एक अपना एक स्पेसिफिक काम होता है, हर कंपोनेंट का एक अपना स्पेसिफिक काम होता है, ठीक है, और जिससे ओवरऑल डेटा मैनेजमेंट एफिशिएंट और सिक्योर होता है, ठीक है। चलिए आए हम लोग जो ऊपर की पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो डीबीएमएस एक ऐसा सिस्टम है जो डेटाबेस को क्रिएट, मेंटेन और मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ होता है। इसमें कई कंपोनेंट्स होते हैं जो मिलकर एफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए इन सबको समझते हैं। तो पहला आता है हमारा स्टोरेज मैनेजर, डेटा को डिस्क पे स्टोर करने का काम। तो स्टोरेज मैनेजर का होता है, मतलब अगर बात करें तो इसका जो रोल होता है वो डेटा को एलोकेट, ऑर्गेनाइज यानी रिट्रीव, वापस लाना और बफर करना होता है। इसमें कई कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है, जैसे बफर मैनेजर, फाइल मैनेजर, डिस्क स्पेस मैनेजर। और दूसरा हम बात करते हैं कि एक एक करके समझते हैं। बफर मैनेजर क्या है? जो मेमोरी में डेटा को टेम्परली स्टोर करता है ताकि बार बार डिस्क एक्सेस नहीं करना पड़े। और फाइल मैनेजर क्या करता है? डेटा को डिस्क पे कैसे ऑर्गेनाइज करना है, इसको कैसे हैंडल करना है। और जो हमारा डिस्क स्पेस मैनेजर होता है वो डिस्क पे कितना स्पेस असाइन होना चाहिए वो मैनेज करता है। क्वेरी प्रोसेसर की बात करते हैं तो एसक्यूएल की क्वेरीज को लो लेवल इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करना क्वेरी प्रोसेसर का नाम है, ठीक, ये काम है उसका, ताकि डीबीएमएस इंजन उनको समझा कर एग्जीक्यूट कर सके। क्वेरी को पास करना, ऑप्टिमाइज़ करना और फाइनली एग्जीक्यूट करना इसके मेन स्टेप्स होते हैं। इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे क्वेरी पार्सर और क्वेरी ऑप्टिमाइज़र और क्वेरी एग्जीक्यूटर। अब क्वेरी पार्सर क्या करता है? एक्चुअल क्वेरी को ब्रेक डाउन करके चेक करता है कि वो सही सिंटैक्स में लिखा है या नहीं। और क्वेरी ऑप्टिमाइज़र जो करता है वो क्वेरी को ऐसे ऑप्टिमाइज़ करता है ताकि वो जल्दी से एग्जीक्यूट हो। और क्वेरी एग्जीक्यूटर क्वेरी को रन करता है और रिजल्ट वापस देता है। अब जो हमारा ट्रांजैक्शन मैनेजर क्या करता है? ट्रांजैक्शन मैनेजर यानी डेटाबेस ट्रांजैक्शन को मैनेज करता है। ट्रांजैक्शन मैनेजर का काम होता है और ये इंश्योर करता है कि हर ट्रांजैक्शन रिलायबली प्रोसेस हो, इस एसिड प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करे। जैसे एसिड का देखिए फुल फॉर्म क्या है? ACIDE है, ठीक है, जिसमें एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। एटॉमिसिटी मतलब ट्रांजैक्शन या तो पूरी होगी या बिल्कुल नहीं होगी। और कंसिस्टेंसी, डेटाबेस हमेशा वैलिड स्टेट में रहेगा। और आइसोलेशन, एक ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा। और फिर लास्ट में आता है हम लोग का ड्यूरेबिलिटी। जब एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद वो डेटा सेफ रहेगा चाहे सिस्टम फेल ही क्यों ना हो जाए। और फिर ट्रांजैक्शन मैनेजर के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, लॉग मैनेजर और लॉक मैनेजर। लॉग मैनेजर क्या करता है? ट्रांजैक्शन का अलग अलग मेंटेन करता है, जो लॉग होता है उसको मेंटेन करता है। और लॉक मैनेजर क्या करता है? मल्टीपल यूजर्स के लिए कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेज करता है। फिर बफर मैनेजर की बात करते हैं तो डिस्क आईओ ऑपरेशन को रिड्यूस करने के लिए बफर पूल मैनेज करता है। ये डिसाइड करता है कि कौन सा डेटा पेजेस मेमोरी में कैश होने चाहिए और कौन से डिस्क पे फ्लश होने चाहिए। एफिशिएंट डेटा रिट्रीवल इंश्योर करता है कि ऑप्टिमाइजेशन एक्सेस पैटर्न्स हो। और फिर इसके बाद हम लोग आते हैं इंडेक्स मैनेजर क्या करता है? इंडेक्स बनाने में, मेंटेन करने में और उनको यूज़ करने के काम में। और फिर ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर क्या करता है? डेटाबेस की सिक्योरिटी और यूज़र एक्सेस कंट्रोल मैनेज करता है। और फिर मेटा डेटा मैनेजर क्या करता है? मेटा डेटा मैनेज करता है जो डेटाबेस स्कीम, ऑब्जेक्ट और स्टोरेज के बारे में होता है, ठीक है। और फिर रिकवरी मैनेजर क्या करता है? सिस्टम फेलियर के टाइम डेटाबेस को सेफ रखने का काम करता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा ओवरऑल डेटाबेस स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि हमने डिटेल में समझा और हमारे जो फिगर्स थे उनको भी अच्छे से समझे, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे डेटा मॉडलिंग यूजिंग द ER मॉडल। ER मॉडल हम लोग ऊपर भी थोड़ा डिटेल में समझे हुए हैं टेबल बना के, ठीक है। तो ER मॉडल का यूज़ रियल वर्ल्ड डेटा को मॉडल करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो रियल वर्ल्ड डेटा के मॉडल्स होते हैं उनको मॉडल में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है, जिसमें एंटाइटीज, जिसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और उनके रिलेशनशिप को डायग्रामेटिकली दिखाया जाता है। जो डायग्राम हमने दिया है, जो नीचे हम लोग एक डायग्राम देखते हैं, पहले डायग्राम से ही समझते हैं चीज़ें। डायग्राम से चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। तो जो डायग्राम ये दिया हुआ है, मतलब कि इसमें जो एम्प्लॉय है, ठीक है, वो एक ER डायग्राम है जो एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट और डिपेंडेंट के बीच रिलेशनशिप को दिखाता है कि एम्प्लॉय यहाँ भी जा रहा है और डिपार्टमेंट भी जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अब इस डायग्राम को समझते हैं। एंटाइटीज जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एम्प्लॉय की बात करते हैं। ये डायग्राम में सेंट्रल एंटाइटी है।
जो एम्प्लॉय है वो सेंट्रल एंटिटी है, ठीक है। एक एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स होते हैं एसएसएन, जो एसएसएन का फुल फॉर्म है वो सोशल सिक्योरिटी नंबर है, एम्प्लॉय का यूनिक आइडेंटिफायर, फर्स्ट नेम, ठीक है, यानी पहला नाम, और मिडिल या इनिशियल लास्ट नेम जो भी कह लो, ये सब उसके नेम होते हैं। और फिर सैलरी, कितना कमाता है एम्प्लॉयज़ का सैलरी, और बर्थ डेट का पैरा हुआ था, ठीक है। और फिर उसका स्टेटस, एम्प्लॉय का वर्क स्टेटस क्या है। और फिर इसके बाद हम लोग चले जाते हैं डिपार्टमेंट में, ठीक है। डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉय का ग्रुप होता है, ठीक है। डिपार्टमेंट के एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे नेम, लोकेशन, ठीक है। तो नेम क्या है, डिपार्टमेंट का नाम क्या है, लोकेशन यानी डिपार्टमेंट का लोकेशन क्या है। और फिर बात करते हैं प्रोजेक्ट की, ठीक है। प्रोजेक्ट ये एंटाइटी डिपार्टमेंट के अंदर होने वाला अलग अलग प्रोजेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। प्रोजेक्ट्स के एट्रीब्यूट होते हैं जैसे नेम, बजट, लोकेशन। और फिर आते हैं हम लोग डिपेंडेंट पे। एम्प्लॉयज़ के डिपेंडेंट यानी जैसे फैमिली मेम्बर्स, डिपेंडेंट्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं, नेम होते हैं, बर्थ डेट होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है। और फिर बात करते हैं हम लोग इसके रिलेशनशिप यानी एंटाइटीज़ के बीच कनेक्शन क्या है हमारे, ठीक है। तो वर्क्स यानी एम से लेके एन, मतलब एम टू एन जो हमारे वर्क्स हैं वो रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर हमको ये दिखाता है एम्प्लॉयज़ एंड प्रोजेक्ट में रिलेशनशिप, ठीक है। एम्प्लॉयज़ और प्रोजेक्ट में जो हमारा रिलेशनशिप है वो शो करता है। एक एम्प्लॉयज़ या एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट काम कर सकता है यानी मैनी प्रोजेक्ट्स। अभी हम लोग आगे एक फंक्शन में देखेंगे, वन टू मैनी, वन टू वन, उससे ज़्यादा हमको अच्छे समझ में आएगा। और फिर एट्रीब्यूट्स, वैसे फिर मैनेजर्स, और ऐसे करके हमने पूरा डायग्राम एक फिगराइज किया हुआ है जिसमें हम लोग एन जो है वो एक रिलेशनशिप दिखा रहा है, जैसे एम से एन हमारा रिलेशनशिप बन रहा है, और फिर वन टू मैनी बन रहा है, ठीक है। ऐसे करके हमारा रिलेशनशिप बन रहा है। फिर डिपेंडेंट ऑफ वन से लेके एन, ये डिपेंडेंट रिलेशनशिप है। और फिर सुपरविजन, फिर कार्डिनलिटी। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो अगर ये डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो एक एम्प्लॉय मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता है, एक एम्प्लॉय जो है वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता है, लेकिन हर प्रोजेक्ट एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में असाइन होगा। हर प्रोजेक्ट जो है वो एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में असाइन होता है। एक एम्प्लॉयज़ की फैमिली के मेम्बर्स जैसे वाइफ या बच्चे उसके डिपेंड्स होते हैं, उसके डिपेंड्स होते हैं। और डिपार्टमेंट को मैनेज करने वाला एम्प्लॉय उसका मैनेजर होता है। तो ये डायग्राम क्लियरली दिखाता है कि कैसे डिफरेंट एंटाइटीज जैसे एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट, डिपेंडेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। ये डायग्राम डेटा मॉडलिंग के टाइम हेल्प करता है ताकि हम डेटाबेस को एफिशिएंटली डिज़ाइन कर सकें। अब हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट्स को देखते हैं, ठीक है। जो थ्योरेटिकल पार्ट हमने लिखे हुए हैं, तो ईआर मॉडल एक जो है हाई लेवल लैंग्वेज डेटा, मतलब हाई लेवल डेटा मॉडल है जो डेटाबेस सिस्टम में डेटा एलिमेंट्स और उनके रिलेशनशिप को डिफाइन करता है, ठीक है। इसमें एंटाइटीज, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप का यूज़ करके रियल वर्ल्ड डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। एंटाइटी की बात करें तो एक एंटाइटी किसी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और एट्रीब्यूट क्या करता है, एट्रीब्यूट्स एंटाइटीज़ की प्रॉपर्टीज़ को दिखाता है। और रिलेशनशिप दो या ज़्यादा एंटाइटीज़ के बीच एसोसिएशन को दिखाता है। कुछ नोटेशंस है जैसे पहला क्या है, एंटाइटीज़, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। यह डायग्राम में अलग अलग सिंबल का यूज़ होता है जिसमें एंटाइटीज़ को यूजुअली रेक्टेंगल से दिखाया जाता है और एट्रीब्यूट्स को ओवल से और रिलेशनशिप को डायमंड से। इन्हें लाइंस के ज़रिए कनेक्ट किया जाता है और जो दिखाता है कि एंटाइटीज़ और एट्रीब्यूट्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं या एसोसिएटेड होते हैं। इनके पर्पस क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। यह डायग्राम एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है डेटाबेस स्ट्रक्चर का, जो स्टेक होल्डर यानी जैसे डेटाबेस डिज़ाइनर, डेवलपर्स और नॉन टेक्निकल यूजर्स के लिए समझना आसान बताता है कि डेटाबेस के अंदर अलग अलग एंटाइटीज़ के बीच कैसे रिलेशनशिप है। और डेटाबेस डिज़ाइन, ये डेटाबेस के कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन फेज में हेल्प करता है जिसमें डिज़ाइनर एंटाइटीज़, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप को मैप कर सकते हैं। और फिर क्लैरिफाइंग रिक्वायरमेंट्स, यह डायग्राम डेटाबेस डिज़ाइनर, ठीक है, डेवलपर्स और बिजनेस एनालिस्ट के बीच कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करते हैं। इस तरह से ईआर मॉडल डेटाबेस डिज़ाइन का एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो रियल वर्ल्ड डेटा और उसके रिलेशनशिप को इफेक्टिवली रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और स्टेक होल्डर्स के लिए कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग को आसान बनाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा ईआर मॉडल का एक्सप्लेनेशन। अब हम आते हैं हमारे मैपिंग कंस्ट्रेंट्स पे। तो मैपिंग कंस्ट्रेंट्स बताता है कि डेटाबेस में एंटाइटीज़ कैसे एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं। ये रिलेशनशिप की कार्डिनलिटी को डिफाइन करता है, जो ये बताता है कि एक एंटाइटी के कितने रिकरेंसेस यानी ऑकरेंसेस यानी जैसे कि इंस्टेंसेस
दूसरी एंटाइटी के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ उसके टाइप्स होते हैं, जैसे वन टू वन, वन टू मैनी टू वन और मैनी टू मैनी। इसको हम लोग फिगर से देखेंगे। तो वन टू वन की बात करें तो इसमें हर एक एंटाइटी, ठीक है, हर एक एंटाइटी फर्स्ट एंटाइटी सेट से एक ही एंटाइटी से एसोसिएटेड होती है सेकेंड एंटाइटी सेट में और वाइस वर्सा में। जैसे कि हम बात करें तो एक का रिलेशन सिर्फ एक से ही होगा, अनेक से नहीं होगा। इसको वन टू वन हम लोग कहते हैं, वन टू वन रिलेशनशिप। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो एक एम्प्लॉय के पास सिर्फ एक यूनिक कार्ड हो सकता है और हर आईडी कार्ड सिर्फ एक एम्प्लॉयज़ को ही दिया जा सकता है। यानी वन टू फोर तो फोर टू वन, यानी वन टू फाइव तो नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही रिलेशनशिप बन सकते हैं हमारे। ठीक है, हर एम्प्लॉयज़ एक आईडी कार्ड से लिंक्ड है और एक आईडी कार्ड सिर्फ एक एम्प्लॉय से लिंक्ड है। अब बात करेंगे वन टू मैनी रिलेशनशिप में, तो फर्स्ट एंटाइटी सेट की एक एंटाइटी मल्टीपल एंटाइटी से लिंक्ड हो सकती है सेकेंड एंटाइटी सेट में, लेकिन सेकेंड एंटाइटी सेट की हर एंटाइटी सिर्फ एक एंटाइटी के साथ एसोसिएटेड होती है फर्स्ट एंटाइटी सेट में। जैसे एक एंटाइटी है वो सेकेंड एंटाइटी में दो के साथ लिंक्ड हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये दोनों की जो मतलब आइडेंटिफिकेशन है वो सिर्फ एक है। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं तो एक कंपनी में एक मैनेजर मल्टीपल एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर सकता है, लेकिन हर एम्प्लॉयज़ का सिर्फ एक मैनेजर होगा। ठीक है, जैसे कि समझ लीजिए मैनेजर है, ये आपका एम्प्लॉय है, ये बहुत से एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर सकता है, लेकिन इसका मैनेजर कौन होगा, सिर्फ एक होगा। ठीक है, हर मैनेजर के पास एक एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉयज़ के साथ सिर्फ एक मैनेजर हो सकता है। अब मैनी टू वन की बात करें तो मल्टीपल एंटाइटीज जो होते हैं हमारे फर्स्ट एंटाइटी सेट में एक सिंगल एंटाइटी से लिंक्ड हो सकते हैं, लेकिन सेकेंड एंटाइटी सेट में सेकेंड एंटाइटी सेट की एंटाइटी जो होती है हमारी सिर्फ एक फर्स्ट एंटाइटी से लिंक्ड होती है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो कई स्टूडेंट्स एक ही स्कूल में पढ़ सकते हैं, लेकिन हर स्टूडेंट का सिर्फ एक ही स्कूल हो सकता है। ठीक है, जो हर स्टूडेंट होते हैं उनका एक ही स्कूल हो सकता है, हर स्टूडेंट का एक स्कूल होता है, लेकिन एक स्कूल के पास कई स्टूडेंट हो सकते हैं। वैसे मैनी टू मैनी की बात करें तो फर्स्ट एंटाइटी सेट की जो है एंटाइटीज मल्टीपल एंटाइटीज से लिंक्ड हो सकती है, और सेकेंड एंटाइटी सेट में सेकेंड एंटाइटी सेट की कई एंटाइटीज भी मल्टीपल एंटाइटीज से लिंक्ड हो सकती है फर्स्ट एंटाइटी सेट में। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो एक स्टूडेंट कई कोर्स ले सकता है और एक कोर्स में कई स्टूडेंट इनरोल हो सकते हैं। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट कई सारे कोर्स ले सकते हैं और कई सारे स्टूडेंट और कई सारे कोर्स से इनरोल्ड भी हो सकते हैं। हर स्टूडेंट कई कोर्सेज ले सकता है और हर कोर्सेज में कई स्टूडेंट हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जो हम वन टू वन की बात करें इसमें एम्प्लॉय और आईडी कार्ड, फिर वन टू मैनी की बात करें तो मैनेजर और एम्प्लॉय, और मैनी टू वन की बात करें तो स्टूडेंट और स्कूल, और मैनी टू मैनी की बात करें तो उसके कोर्सेज और स्टूडेंट। तो ये मैपिंग कंस्ट्रक्ट रिलेशनशिप को क्लियरली समझाने में मदद करता है और डेटाबेस डिज़ाइन को ऑर्गेनाइज करता है। अब हम बात करते हैं कीज़ की। ठीक है, तो कीज़ का काम होता है एंटाइटीज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई करना। ठीक है, किसी एंटाइटी सेट के अंदर ये कीज़ अलग अलग टाइप्स की होती हैं जो डेटाबेस के डिज़ाइन और फंक्शनैलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आइए एक एक करके इन सबको समझते हैं। पहला आता है हमारा सुपर की। तो सुपर की एक या ज़्यादा एट्रीब्यूट का सेट होता है जो किसी एंटाइटी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा यानी रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं जो यूनिकनेस के लिए ज़रूरी नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो अगर एक स्टूडेंट डेटाबेस है तो यानी स्टूडेंट आईडी प्लस ईमेल का कॉम्बिनेशन एक सुपर की हो सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों मिलकर एक स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें ईमेल एक्स्ट्रा है क्योंकि सिर्फ स्टूडेंट आईडी भी काम कर सकता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा सुपर की। अब कैंडिडेट की क्या करता है, कैंडिडेट की एक मिनिमल सुपर की होता है। जो सुपर की वो पार्ट है जिसमें कोई भी एक्स्ट्रा यानी रिडंडेंट एट्रीब्यूट नहीं होता, मतलब सिर्फ वो एट्रीब्यूट्स जो एंटाइटीज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए सफिशिएंट है। एग्जांपल के तौर पे बात करें तो सेम स्टूडेंट डेटाबेस में स्टूडेंट आईडी जो है वो अकेला एक कैंडिडेट की हो सकता है, क्योंकि ये स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए काफ़ी है। अब हम प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी क्या करता है, प्राइमरी की वो कैंडिडेट की होता है जो डेटाबेस डिज़ाइनर चूज़ करता है ताकि एंटाइटी को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। इसमें नल वैल्यू अलाउड नहीं होती और ये हमेशा यूनिक होता है। अब इसका एग्जांपल बात करें तो मतलब कि स्टूडेंट आईडी को स्टूडेंट डेटाबेस का प्राइमरी की बनाया जा सकता है,
क्योंकि हर स्टूडेंट का अलग अलग आईडी होता है और ये कभी नल नहीं होता। अब बात करते हैं कंपोजिट की। तो कंपोजिट की दो या उससे ज़्यादा एट्रीब्यूट्स का सेट होता है जो मिलकर एक एंटाइटी यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। एक एट्रीब्यूट अकेला काफ़ी नहीं होता, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन यूनिक होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो एक एनरोलमेंट डेटाबेस में स्टूडेंट आईडी प्लस कोर्स आईडी का कॉम्बिनेशन एक कंपोजिट की हो सकता है जो बताता है कौन सा स्टूडेंट कौन से कोर्स में इनरोल्ड है। अब हम बात करेंगे अल्टरनेट की क्या है। कैंडिडेट कीज़ में से जो की प्राइमरी की नहीं बनी उसे अल्टरनेट की कहते हैं। मतलब ये भी एंटाइटी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है, लेकिन प्राइमरी की के बदले इसको यूज़ नहीं किया गया। एग्जाम्पल के थ्रू बात करें तो अगर स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की बन गया है तो ईमेल एक अल्टरनेट की हो सकता है स्टूडेंट डेटाबेस में, क्योंकि ईमेल भी यूनिक होती है लेकिन यूज़ प्राइमरी के लिए नहीं किया गया। अब हम फॉरेन की बात करते हैं तो फॉरेन की एक एट्रीब्यूट होता है जो एक टेबल में दूसरे टेबल की प्राइमरी की को रिफ़र करता है। ये दो टेबल्स के बीच रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो एक एनरोलमेंट डेटाबेस में कोर्स आईडी फॉरेन कीज़ हो सकता है। एनरोलमेंट टेबल में जो कोर्स टेबल के कोर्स आईडी प्राइमरी की को रिफ़र करेगा। इससे पता चल रहा है कि कौन सा कोर्स कौन सा स्टूडेंट ले रहा है। तो सुपर की में स्टूडेंट आईडी प्लस ईमेल, कैंडिडेट की में सिर्फ स्टूडेंट आईडी और प्राइमरी की में स्टूडेंट आईडी, कंपोजिट की में स्टूडेंट आईडी प्लस कोर्स आईडी इनरोलमेंट के लिए, और अल्टरनेट की में ईमेल अगर स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की बन गया तो, और फॉरेन की में कोर्स आईडी जो दूसरे टेबल को कोर्स आईडी को रिफ़र करता है। तो ये जो हमारे कीज़ हैं, तो ये कीज़ एंटाइटीज़ को ऑर्गेनाइज करने और टेबल्स के बीच रिलेशनशिप बनाने के लिए काम आते हैं। हर की का अपना रोल होता है और डेटाबेस को एफिशिएंट और रिलायबल बनाने में। ठीक है, अब इसके कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे सुपर की का डिफिनेशन है कि एक या ज़्यादा एट्रीब्यूट्स का सेट होता है जो किसी एंटाइटी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। लेकिन हम वही अगर कैंडिडेट की में देखें तो कैंडिडेट की एक मिनिमल सुपर की होता है जिसमें कोई भी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट नहीं होता। और वही चीज़ अगर हम लोग प्राइमरी की में देखें तो कैंडिडेट की होता है जो डेटाबेस डिज़ाइनर चूज़ करता है। ठीक है, और जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। तो अगर हम लोग डायग्राम के ज़रिए समझें तो यहाँ प्राइमरी की, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है एट्रीब्यूट है उस पर प्राइमरी की का लेबल दिया गया है। मतलब ये है कि ये प्राइमरी की है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो हमारा प्राइमरी की है, प्राइमरी की का रोल किसी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करना होता है, यानी हर कार का रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक होगा। ठीक है, और भी दो कार्स की रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, जिसमें एग्जांपल अगर एक कार का रजिस्ट्रेशन नंबर UP32 AB 1234 है तो सिर्फ वही कार इस नंबर से आइडेंटिफाई होगी। ठीक है, और भी एट्रीब्यूट जैसे कार एक एंटिटी है जिसमें कई एट्रीब्यूट्स हैं जिसमें नेम, मॉडल, कलर वगैरह हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा एक प्राइमरी की हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे टॉपिक में जनरलाइजेशन, एग्रीगेशन एंड रिडक्शन ऑफ एन ER डायग्राम। ठीक है, अब जनरलाइजेशन को देखते हैं क्या। तो जनरलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम मल्टीपल एंटिटीज़ के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उन्हें एक जनरलाइज एंटिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट तब यूज़ होता है जब हमें हियरार्किकल डेटा मॉडलिंग करनी होती है जिसमें स्पेसिफिक एंटिटीज़ को एक ब्रॉडर जनरल कैटेगरी के अंदर दिखाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो हम लोग कार, बाइक और ट्रक नाम की 3 अलग अलग एंटिटीज़ लेते हैं। तो कार का एट्रीब्यूट हो सकता है कार टाइप और उसके सीट्स, बाइक के एट्रीब्यूट्स बाइक टाइप और उसके सीसी, ट्रक का एट्रीब्यूट ट्रक टाइप और लोड कैपेसिटी। ठीक है, तो इन तीनों जो हमने बात की है, ठीक है, इन तीनों एंटिटीज़ के कॉमन एट्रीब्यूट्स क्या हैं? व्हीकल, तीनों क्या है? व्हीकल है। वैसे हम बात करें तो फैकल्टी, स्टूडेंट, इन दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट्स क्या हमारा? पर्सन, एक पर्सन फैकल्टी भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे पार्ट की, एग्रीगेशन। एग्रीगेशन एक कॉन्सेप्ट है जो रिलेशनशिप सेट और एंटिटी सेट के बीच एक रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करता है। जब हम एक एंटिटी और उस रिलेशनशिप के बीच का रिलेशनशिप एक्सप्रेस करना हो तब एग्रीगेशन का यूज़ होता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, चलिए बात करते हैं कि मान लो एक यूनिवर्सिटी डेटाबेस बनाती है। ठीक है, मान लो एक यूनिवर्सिटी डेटाबेस बनाती है जैसे कि स्टूडेंट, जिसमें स्टूडेंट आईडी और नेम होगा, कोर्स जैसे कोर्स आईडी और कोर्स नेम होगा, और उसके रिलेशनशिप हैं जैसे इनरोलमेंट जो बताता है कि कौन सा स्टूडेंट कौन से कोर्स में इनरोल किया।
अब सपोज करते हैं कि एक स्टूडेंट को एक कोर्स का थ्रू स्कॉलरशिप मिलती है, तो यहाँ पे हमें स्टूडेंट और कोर्स के बीच एक एडिशनल रिलेशनशिप एक्सप्रेस करनी है जो हर स्कॉलरशिप में तो ये रिलेशनशिप एनरोलमेंट रिलेशनशिप सेट और स्टूडेंट और कोर्स एंटिटीज़ के बीच का है। एग्रीगेशन का यूज़ करके हम एनरोलमेंट और स्कॉलरशिप को कंबाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट और कोर्स के बीच एक एनरोलमेंट रिलेशनशिप है और एनरोलमेंट रिलेशनशिप और स्कॉलरशिप के बीच एक रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जैसे विजिटर है, विजिटर इंक्वायर करेगा, ठीक है, सेंटर से और कोर से। तो यहाँ पर जो हमारा ये सब रिलेशनशिप बना हुआ है वो विजिटर से बना हुआ है, ठीक है। तो विजिटर यहाँ सबसे जुड़ा हुआ है, तो विजिटर हमारा एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है। अब हम लोग आते हैं स्पेशलाइजेशन में। स्पेशलाइजेशन एक प्रोसेस है, स्पेशलाइजेशन एक प्रोसेस है जहाँ एक जनरल एंटिटी को ज़्यादा स्पेसिफिक, ठीक है, जहाँ एक जनरल एंटिटी को ज़्यादा स्पेसिफिक सब एंटिटीज़ या सब क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। बात करें तो हर सब क्लास जनरल एंटिटी से एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप इनहेरिट करता है, लेकिन उसमें एडिशनल एट्रीब्यूट्स या रिलेशनशिप भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो मान लो एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी डेटाबेस में एक जनरल एंटिटी है एम्प्लॉई, ठीक है, एम्प्लॉई है। इस एंटिटी में कॉमन एट्रीब्यूट्स है इसकी आईडी, ठीक है, और नेम, एड्रेस और सैलरी। अब अगर हमें एम्प्लॉयज़ को और स्पेसिफिक कैटेगरीज में डिवाइड करना हो तो स्पेशलाइजेशन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय एंटिटी को दो स्पेसिफिक सब क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, मैनेजर और डेवलपर। जैसे कि यहाँ टेस्टर दिया है और डेवलपर दिया है। यहाँ पर जो हमारा टेस्टर होगा वो सब क्लास में एडिशनल एट्रीब्यूट हो सकते हैं, जैसे डिपार्टमेंट और टीम साइज। और डेवलपर जो होगा वो सब क्लासेस में एडिशनल एट्रीब्यूट हो सकते हैं, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इस एग्जांपल में जो मैनेजर और डेवलपर सब क्लास एम्प्लॉय एंटिटी से एट्रीब्यूट इनहेरिट करते हैं और अपने स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स भी रखते हैं। तो ये रहे हमारे जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, एग्रीगेशन के कुछ एक्सप्लेनेशन। तो इसके बीच के डिफरेंसेस यही हैं। पहले हम लोग डिफिनेशन से देखते हैं। तो जो हमारा जनरलाइजेशन होता है वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक को एक जनरल एंटिटी में कंबाइन करता है, और जो हमारा स्पेशलाइजेशन होता है वो जनरल एंटिटी को स्पेसिफिक सब क्लासेस में डिवाइड करता है। और जो हमारा एग्रीगेशन होता है वो एक जनरल एंटिटी को स्पेसिफिक मतलब मल्टीपल एंटिटीज़ को एक हायर लेवल में एब्स्ट्रक्शन में कंबाइन करता है। इसके पर्पस होते हैं सिमिलर एंटिटीज़ को सिंप्लीफाई और यूनिफाई करना, और इसके होते हैं कि एक जनरल एंटिटी को डिटेल सब एंटिटीज़ में रिफाइन करना, और इसका क्या कॉम्प्लेक्स ईआर डायग्राम को सिंप्लीफाई करना, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे रिडक्शन ऑफ ईआर डायग्राम्स टू टेबल्स, ठीक है। रिडक्शन ऑफ ईआर डायग्राम्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ईआर मॉडल को रिलेशनल टेबल्स में कन्वर्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि जो हमारे डेटाबेस डिज़ाइन इफेक्टिवली रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इम्प्लीमेंट हो सके। तो पहला क्या कि एंटाइटीज़ को टेबल में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट एंटाइटीज़ टू टेबल। हर एंटाइटी को एक टेबल में कन्वर्ट करना है। और दूसरा पॉइंट क्या है, एंटाइटीज़ के एट्रीब्यूट्स कॉलम्स में कन्वर्ट होते हैं। टेबल में एक प्राइमरी की सिलेक्टेड करो जो हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। ये कीज़ एक एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन हो सकता है। और दूसरा क्या हमारा रिलेशनशिप टेबल्स में कन्वर्ट करना है। अगर रिलेशनशिप के अपने एट्रीब्यूट्स हैं तो वो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है तो एक नया टेबल बनाते हैं। रिलेशनशिप टेबल को प्राइमरी की एंटाइटीज़ के प्राइमरी कीज़ को फॉरेन कीज़ के रूप में इंक्लूड करेगा। अगर रिलेशनशिप के एट्रीब्यूट्स हैं तो ये एडिशनल कॉलम्स बन जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे हैंडल प्राइमरी एंड फॉरेन कीज़ को हैंडल करना। तो एंटिटी टेबल्स के प्राइमरी की दूसरे टेबल्स के रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉरेन कीज़ को टेबल में ऐड करना है जो एंटिटीज़ के बीच रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है। तो ये कॉलम वो प्राइमरी कीज़ को रिफरेंस करते हैं जो दो दूसरे टेबल में है। और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में मेंटेन करना है, मतलब फॉरेन कीज़ को वैलिड प्राइमरी कीज़ से मैच करना चाहिए। और फिर कन्वर्ट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, ठीक है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स कन्वर्ट करना, ठीक है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट जो एक एंटिटी के लिए मल्टीपल वैल्यू होल्ड करते हैं और उनके लिए क्या करना है कि आपको एक नया टेबल बनाना है। नए टेबल में फॉरेन कीज़ जो एंटिटी के प्राइमरी की को रिफरेंस करें और एक कॉलम हो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए। तो ये टेबल वन टू मैनी रिलेशनशिप को कैप्चर करेगा और ओरिजिनल एंटिटी को मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के बीच। अब हम बात करेंगे कन्वर्ट वीक एंटिटीज़।
वीक एंटाइटीज़ क्या होता है कि जो अपने आप में सफिशिएंट प्राइमरी की नहीं रखते हैं, उनको हैंडल करने के लिए एक टेबल बनाते हैं जो स्ट्रॉन्ग एंटाइटी के प्राइमरी को इंक्लूड करता है। और फिर लास्ट में आता है हम लोग का नॉर्मलाइज टेबल। टेबल क्रिएट करने के बाद उन्हें नॉर्मलाइज करते हैं ताकि रिडंडेंसी एलिमेंट हो और डेटा इंटीग्रिटी इंश्योर हो सके। एक एग्जांपल के तौर पे बात देखें तो यहाँ पर हमें एक ईआर मॉडल दिया है, ठीक है। तो ईआर डायग्राम को जो टेबल्स में कन्वर्ट करते वक्त एंटाइटीज को टेबल्स में रिलेशनशिप टेबल्स में, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को नए टेबल्स में, और वीक एंटिटीज़ को स्ट्रॉन्ग एंटाइटीज़ के प्राइमरी की के साथ हैंडल किया जाता है। टेबल्स को नॉर्मलाइज करके डेटा इंटीग्रिटी और रिडंडेंसी को मैनेज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो एक हमारे पास एंटाइटी दी गई है जिसमें एम्प्लॉय है, जिसके एट्रीब्यूट्स हैं हमारे एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और उसकी तनख्वाह यानी सैलरी, ठीक है। अब इसको हम लोग टेबल में चेंज करेंगे, ठीक है। तो इस टेबल में जो एम्प्लॉय आईडी है यानी जो एम्प्लॉय नंबर है वो प्राइमरी की है जो हर एम्प्लॉय को यूनिक आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। तो हम लोग इसको तुरंत ला के एक टेबल में चेंज कर दिए। और उसका नेम यानी एम्प्लॉय नेम, ठीक है, और सैलरी कॉलम्स हैं जो एम्प्लॉय की एडिशनल डिटेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एक्सटेंडेड यानी एक बारे में इन्हेंस एंटाइटी रिलेशनशिप मॉडल। एक एडवांस वर्जन है एंटाइटी रिलेशनशिप मॉडल का जो कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर और रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। जो हमारा EER मॉडल है यानी ER मॉडल के साथ एडिशनल कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करता है जिससे डेटा मॉडलिंग को ज़्यादा डिटेल और फ्लेक्सिबल बनाया जा सकता है, ठीक है। और फिर इसके बाद बात करेंगे हम लोग UML यानी यूनिफाइड मॉडल लैंग्वेज या डायग्राम, ठीक है। इसमें हमारे कुछ की पॉइंट्स आते हैं जैसे एक्टिविटी डायग्राम। इसका पर्पस क्या है? सिस्टम या बिजनेस प्रोसेस के वर्क फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। ये एक्टिविटीज़ और उनके बीच कंट्रोल फ्लो दिखाता है। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जैसे एक्टिविटीज़, ट्रांजिशंस, डिसीजन नोड्स, स्टार्ट एंड नोड्स और उसके यूज़ केसेस। एक्टिविटीज़ क्या करता है? टास्क या ऑपरेशन जो वर्क फ्लो में परफॉर्म होते हैं। और ट्रांजिशन क्या करता है? एरोस जो एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी की तरफ फ्लो दिखाता है। और डिसीजन नोड्स क्या करता है? पॉइंट्स जहाँ फ्लो कंडीशन के बेसिस पे ब्रांच होता है। और स्टार्ट एंड नोड्स क्या करता है? वर्क फ्लो के बिगिनिंग और एंड को इंडिकेट करता है, ठीक है। इसके कुछ यूज़ केसेस होते हैं बिजनेस प्रोसेसेस, सिस्टम वर्कफ्लोज और यूज़ केस सिनेरियोज को मॉडल करना, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूज़ केस डायग्राम क्या करता है, इसके पर्पसेस, कंपोनेंट्स देखते हैं। पर्पस क्या है? यूज़र यानी एक्टर्स और सिस्टम्स के बीच इंटरेक्शन को दिखाता है। सिस्टम के फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को यूज़र के पर्सपेक्टिव से डिफाइन करता है। इसके कंपोनेंट्स हैं एक्टर, यूज़ केसेस, रिलेशनशिप और उसके यूज़ केसेस। एक्टर्स क्या? यूज़र्स या अदर सिस्टम जो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उन्हीं को हम लोग एक्टर्स कहते हैं। इसका यूज़ केसेस सिस्टम के फंक्शनैलिटीज़ या सर्विसेज। रिलेशनशिप क्या है? लाइंस जो एक्टर्स को यूज़ केसेस से कनेक्ट करती है जैसे एसोसिएशन, जनरलाइजेशन और इंक्लूड एक्सटेंडेड रिलेशनशिप। इसके यूज़ केसेस हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट्स और यूज़र इंट्रैक्शन को समझना। अब हम लोग इंट्रैक्शन ओवरव्यू डायग्राम देखते हैं। इसका पर्पस है सिस्टम के इंटरेक्शन का हाई लेवल व्यू प्रोवाइड करता है एक्टिविटी और सीक्वेंस डायग्राम के एक्सपेक्ट को कंबाइन करके। इसके कंपोनेंट्स है एक्टिविटीज़, इंटरेक्शन, कंट्रोल फ्लो और उसके यूज़ केसेस देखते हैं। एक्टिविटीज़ क्या है? एक्शन या प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट करता है। इंटरेक्शन क्या है? डिटेल इंटरेक्शन को शो करने वाले सब डायग्राम्स। और कंट्रोल फ्लोज एक्टिविटीज़ और इंटरेक्शन के बीच कंट्रोल फ्लो दिखाता है। इसका यूज़ क्या है? ओवरऑल सिस्टम इंटरेक्शन और वर्क फ्लो को एनालाइज करना। अब लास्ट में आता है हमारा टाइमिंग डायग्राम और फिर इसके बाद सीक्वेंस डायग्राम। टाइमिंग डायग्राम क्या करता है कि ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को टाइम के साथ इलस्ट्रेट करता है और स्पेसिफिक टाइम पॉइंट्स पे इंटरेक्शन को दिखाता है। इसके कुछ कंपोनेंट्स जैसे लाइफ लाइन, टाइम इंटरवल, इवेंट्स और यूज़ केसेस। जो लाइफ लाइन होता है वो ऑब्जेक्ट या पार्टिसिपेंट को रिप्रेजेंट करता है और जो टाइम इंटरवल होता है वो डायग्राम के अलॉन्ग टाइम पैसेज को दिखाता है। इसके कुछ इवेंट्स होते हैं जैसे एक्शन या चेंज जो टाइम के साथ अकर होते हैं। यूज़ केसेस और टाइम डिपेंडेंट बिहेवियर्स और इंटरेक्शन को मॉडल करना। और इसके कुछ सीक्वेंस डायग्राम है, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन को स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में दिखाता है, मैसेजेस एक्सचेंज के ऑर्डर को फोकस करता है। इसके कुछ कंपोनेंट्स जैसे ऑब्जेक्ट, मैसेज, लाइफ लाइन और उसके यूज़ केसेस। एरोज जो ऑब्जेक्ट के बीच कम्युनिकेशन को दिखाते हैं उसे मैसेजेस कहते हैं। लाइफ लाइन वर्टिकल रेस्ट लाइंस जो ऑब्जेक्ट्स की लाइफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है क्लास डायग्राम, ठीक है।
सिस्टम की स्टैटिक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है, क्लासेस, एट्रीब्यूट्स, मेथड्स और क्लासेस के बीच रिलेशनशिप शो करता है। इसके कंपोनेंट्स हैं हमारे क्लासेस, एट्रीब्यूट्स, मेथड्स। ठीक है, जो हमारे क्लासेस हैं वो एंटिटीज जो एट्रीब्यूट्स और मेथड को रिप्रेजेंट करते हैं। एट्रीब्यूट क्लास के डेटा मेंबर्स, मेथड क्लास के फंक्शन या ऑपरेशन, और रिलेशनशिप यानी एसोसिएशन, जनरलाइजेशन और डिपेंडेंसीज बिटवीन क्लासेस। ठीक है, सिस्टम के स्ट्रक्चर को, डिज़ाइन को और अंडरस्टैंड करना। तो ये रहा हमारा चैप्टर 1 का पूरा सिलेबस, जो कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोनों में अच्छे से कवर किया है और एक एक चीज़ें अच्छे से समझाई हुई हैं। ठीक है, और उसमें डी बी एम एस लैब के जो कुछ पार्ट्स हैं जैसे इंस्टॉलेशन वगैरह, वो भी हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। तो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग द आई-टेक वर्ल्ड। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 2 के वन शॉट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।